स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द जो टुलिप्स के जो फ्लावर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिल्ली के ब्यूटिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से 3 लाख के आसपास जो टुलिप्स के जो फ्लावर्स हैं उनको दिल्ली के रोड साइड एरियाज के अंदर में लगाया गया था। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया गया है कि कैसे ये जो टुलिप्स के जो फ्लावर हैं दिल्ली के इन रोड साइड एरियाज के अंदर में जो सर्वाइव है इनके द्वारा किया गया। तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो कि वहाँ पे एक अर्बन लोकल बॉडी है उसके द्वारा बेसिकली हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे जो स्पेशल जो ट्रेनिंग है वो दिया गया था टुलिप्स के जो सर्वाइवल है उनके पर्सपेक्टिव से ही। स्टूडेंट्स अगर हम टुलिप्स के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो यहाँ पे वैली का जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का जो वैली एरिया के अंदर में आपको जाबरवान हिल्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि जो जाबरवान हिल्स हैं उनका जो यहाँ पे फुट हिल्स के एरिया के अंदर में एशिया का जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। अगस्त 2023 के समय में जो जाबरवान हिल्स के अंदर में एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है वो न्यूज के अंदर में था। हमारे पीएम सर के द्वारा ट्वीट भी किया गया था उसके रिगार्डिंग में कि आप यहाँ पे विजिट कीजिए एशिया का जो लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है जिसको कि 2007 के समय वहाँ पे स्टार्ट किया गया था टुलिप्स का जो वहाँ पे जो इंसर्शन प्रोसेस है उसी के बारे में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुलिप्स के बारे में है। आपको पता होना चाहिए कि जो टुलिप्स का जो फ्लावर है वो बेसिकली स्प्रिंग का जो सीजन है उस समय में ब्लूम करता है और प्रेजेंट समय में स्प्रिंग का जो सीजन है उस समय में आप देखिए कि 3 लाख के आसपास जो टुलिप्स है वो ब्लूम किए हैं दिल्ली के रोड साइड एरियाज के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आपको एक टुलिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि टुलिप प्रोग्राम है जो बेसिकली अर्बन सेक्टर का अवेयरनेस है उसके पर्सपेक्टिव से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था जिसके अंदर में आपको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो आपको देखने के लिए मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर जो टेक्निकल एजुकेशन के रिगार्डिंग में AICTE ही है उसको भी वहाँ पे इस टुलिप प्रोग्राम का जो पार्ट के रूप से रखा गया है। ये जो टुलिप प्रोग्राम है बेसिक अर्बन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो अर्बन लर्निंग है उसके पर्सपेक्टिव से जो टुलिप प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया गया था लास्ट कुछ ईयर्स के अंदर में। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि प्री पोल यहाँ पे जो पॉलिटिकल अलायंस है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस है वो कंडक्ट होने वाले हैं लोकसभा के पर्सपेक्टिव से। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपना एक अलायंस है उसको बनाया गया है जिसको कि हम प्री पोल अलायंस के रूप से जानते हैं। क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे प्री पोल अलायंस के अंदर में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज का जो अलायंस है वो क्रिएट हुआ है यहाँ पे इलेक्शन को साथ कंटेस्ट करने के पर्सपेक्टिव से तो आप देखिए क्या उनके द्वारा जो पोल का जो इलेक्शन रिजल्ट है उसके बाद में जो अलायंस है उसको चेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे चेंज किए जा सकते हैं। अलायंस डेट डज नॉट मीन्स द कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको साथ रहना है उन्हीं को साथ में अपोजिशन के अंदर रहना है ये इसका मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कासगंज के पर्सपेक्टिव से है तो कासगंज के अंदर में आप देखिए कि पौंड एरिया के अंदर में ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का वहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ है उसका न्यूज़ है वो भी सामने आया है। अभी कासगंज कहाँ पे सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर में आपको जो कासगंज है वो देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर में कासगंज कहाँ पे सिचुएटेड है अगर हम उसके बारे में डिस्कस करें तो आप देखिए कि सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है सपोज कीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो ब्रज का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है। ब्रज का एरिया मीन्स दैट वृंदावन है आगरा का जो रीजन है। आगरा के अलावा आप देखिए कि जो मथुरा का रीजन है मथुरा है वृंदावन है वहीं पे ही आपको जो अलीगढ़ का जो पार्ट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। तो अलीगढ़ का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे जो कासगंज नाम का एक टाउन है डिस्ट्रिक्ट एरिया है वो सिचुएटेड है। तो डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर में ट्रैक्टर का जो ट्रॉली है उसका कोलैप्स होने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हुआ है। अब ये लोग कहाँ पे जा रहे थे किस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में है। आप देखिए कि माघ पूर्णिमा का जो डे था तो यस्टरडे जो माघ पूर्णिमा का डे है
जो आपको हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से जो रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, जब भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में रीड करते हैं तो आप देखिए कि वहाँ पे भी जो ग्रेट बात है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो ग्रेट बात है वो भी बेसिकली यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में बताता है। रिचुअल क्लीनिंग मीन्स कोई एक स्पेशल डे है, वहाँ पे सभी लोग हैं वहाँ पे अपने आप को क्लीन करेंगे, अपने जो सिंस हैं, अपने जो भी यहाँ पे जो रिचुअल क्लीनिंग है उसको प्रमोट किया जाता है इन ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उनके थ्रू में। तो यस्टरडे का जो दिन है वो बेसिकली माघ पूर्णिमा का डे था, जिसको कि एक सेक्रेड डे के रूप से माना जाता है। ये सभी लोग गंगा का जो स्नान है उसके लिए जा रहे थे एक रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट के थ्रू में। आप देखिए कि हम मकर संक्रांति के बारे में रीड करते हैं, जनवरी का जो मंथ है उस समय में मकर संक्रांति के अंदर आप देखिए कि उस समय में इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर में अलग अलग नेम से जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ एरियाज के अंदर में जो ऐसे कि जो महाराष्ट्र एंड डेट गुजरात का जो एरिया है वहाँ पे उसको उत्तरायण के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देखिए उत्तरायण है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मकर संक्रांति है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको पोंगल के रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। और आप देखिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो स्पेशली वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे गंगा सागर का जो मेला है, गंगा सागर का जो फेयर है उसको भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो बेसिकली इन सभी फेस्टिवल्स का मेन पर्पज क्या रहेगा स्टूडेंट्स? मेन पर्पज आपको देखने के लिए मिलता है रिचुअल क्लीनिंग का। जैसे कि आप देखिए मकर संक्रांति के अंदर भी जो रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है उस समय में। यहाँ पे जो उत्तरायण का जो नाम दिया गया है गुजरात के अंदर में उस मकर संक्रांति के फेस्टिवल को, तो उसके बारे में हमने काफ़ी बार रीड किया है कि जो सन का जो मूवमेंट है, सन का जो मूवमेंट है, वैसे आप देखिए कि साइंस के पर्सपेक्टिव से जो सन है वो कॉन्स्टेंट है, बट हमारा जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि सन का जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सन का जो मूवमेंट नॉर्दर्न पार्ट की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है। हमारा जो मेनली जो समर का जो सीजन है उस समय में सनराइजिंग के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आप देखिए कि जो सन का मूवमेंट नॉर्दर्न साइड है उसको यहाँ पे जो उत्तरायण का जो नाम है वो दिया गया है, उसी वजह से उस फेस्टिवल को उत्तरायण फेस्टिवल की वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी फेस्टिवल्स हैं इनका मेन पर्पज क्या है स्टूडेंट्स? जो यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग है उस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आप देखिए कि जो माघ पूर्णिमा का जो दिन है उसके लिए जो लोग हैं जा रहे थे अपना रिलीजियस जो क्लीनिंग है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन ओरिजिन के कुछ पर्सनस और रसिया के लिए गए थे, बट आप देखिए कि वहाँ पे उन लोगों ने वॉरफेयर एक्टिविटीज है उसके अंदर में पार्टिसिपेट किया है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो इंडियन हेल्पर है जिसको रसिया के अंदर में अपने वर्क के लिए गए थे उनको बेसिकली वहाँ पे वॉर के अंदर में एक हेल्पर के पोस्ट के रूप से रखा गया था, उनका वहाँ पे डेथ हुआ है रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑल इंडिया जो हाउस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का जो सर्वे है उसका जो डाटा है उसको रिलीज किया गया है। तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन का जो डाटा है, ऑल इंडिया हाउस जो कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर का जो सर्वे है ये किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स? एनएसओ के द्वारा, नेशनल जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इस सर्वे को कंडक्ट करवाया जाता है एवरी 5 ईयर्स के बेसिस पे। आप देखिए कि यहाँ पे जो कंजप्शन पैटर्न है उसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं कि किन हाउसेज के अंदर में, किस एरिया के अंदर में किस तरीके का जो कंजप्शन पैटर्न है। कंजप्शन पैटर्न के अलावा आपको जीडीपी का जो डेवलपमेंट है, पॉवर्टी का जो रेट है और जो हमारा कंज्यूमर प्राइस जो इन्फ्लेशन का जो सीपीआई का जो डाटा है उसके पर्सपेक्टिव से भी जो इन्फॉर्मेशन है, कंजप्शन के पर्सपेक्टिव का जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑब्जर्व किया जाते हैं इस ऑल इंडिया हाउस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर सर्वे के जो डाटाज हैं उनके द्वारा। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से है तो आपको आर्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 44 है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पर्सपेक्टिव से है। तो अभी हमारा जो उत्तराखंड जो स्टेट है उसके अंदर में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्पोज किया गया। ऐसा ही यहाँ पे एक प्रपोजल है जो आसाम के अंदर में किया गया है कि हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनके रिगार्डिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो 2.7% के आसपास कॉन्स्टिट्यूट करता है उस स्टेट के पॉपुलेशन का, तो ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर में यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड के अंदर में।
स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय में गोवा एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे पोर्तुगीज के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर में 1947 का जो इंडिपेंडेंस है उसके बाद में जब गोवा को इंडिया के अंदर में ऐड किया गया तो उस समय में उन लॉज है उनको कंटिन्यूस वहाँ पे किया गया है जो कि वहाँ पे कॉलोनियल एरा के समय ही इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। तो आप देखिए कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो उत्तराखंड है वो एकमात्र ऐसा स्टेट बना है जिसके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में मेंशन किया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। आप देखिए कि आसाम के अंदर में जो प्रपोजल है वो रखा गया है ऐसा ही कि वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड के बारे में है तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक साइबर फ्रॉड के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू में यहाँ पे जो ट्रैफिक का जो चालान है उसका ट्रैफिक का जो फाइन है उसका मैसेज है वो सेंड किया गया उन पर्सनस के द्वारा जो पेमेंट कर दिया गया और वो कोर्ट के अंदर में अप्रोच किए या पुलिस के द्वारा उनको जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे लिखवाया गया, रिपोर्ट बताया गया कि उनके साथ में इस तरीके का जो साइबर फ्रॉड है वो देखने के लिए मिला है। तो आप देखिए कि जो साइबर फ्रॉड है वो डे बाई डे इंक्रीज हुए हैं, स्पेशल जो कोविड-19 का जो समय है उसके बाद में टू मच डिजिटलाइजेशन होने की वजह से आप देखिए कि जो साइबर फ्रॉड्स के जो नंबर्स हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स जामतारा नाम का एक जगह है, जामतारा नाम का जगह है झारखंड के अंदर में, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके रिगार्डिंग में एक वेब सीरीज भी है जिसमें जामतारा के अंदर में जो साइबर फ्रॉड है उसके पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि कैसे वहाँ पे जो साइबर फ्रॉड्स का जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फिशिंग का जो एक्टिविटीज़ है उनको कैरी आउट किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो मेवात का जो एरिया है, मेवात के अलावा आप देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ एरियाज हैं जो यहाँ पे इमर्ज हुए हैं साइबर फ्रॉड के रिगार्डिंग में। ये बेंगलोर के पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़ है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो साइबर फ्रॉड है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स है उनका इंक्रीज के बारे में बताया गया कि ट्रैफिक का जो चालान है उनको बता दिया गया और उनके द्वारा वो जो पेमेंट है वो कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आसाम के ही पर्सपेक्टिव से, अभी हमने आसाम का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके पर्सपेक्टिव से रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो मिशनरी स्कूल है उनके अगेंस्ट में जो कैंपेन है वो वहाँ पे चलाया जाएगा कुछ ग्रुप्स के द्वारा, ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, कुछ ग्रुप्स के द्वारा चलाया जाएगा स्टूडेंट्स मिशनरी स्कूल के अगेंस्ट में। तो आपको यहाँ पे हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो समय है उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए कि जो मिशनरी स्कूल्स हैं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं उनको कब अलाउ किया गया था इंडिया के अंदर में, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको इंडिया के अंदर में कब अलाउ किया गया था, कौन से एक्ट के थ्रू अलाउ किया गया था। आप देखिए कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के एरा के जो एक्ट हैं, कॉलोनियल एरा के समय के जो कानून एंड रेगुलेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस है यूपीएससी के द्वारा पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें 1833 का जो कानून है, 1833 का जो रूल है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट ईयर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो कौन से एक्ट के थ्रू में क्रिएट किया गया। तो आप देखिए कि 1833 का जो कानून है उसके थ्रू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इससे अगर हम प्रीवियस एरा के अंदर में बात करें तो आप देखिए कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके थ्रू में यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसका पोस्ट क्रिएट किया गया था। टू जो यहाँ पे जो प्रेसिडेंसी हुआ करते थे उनको जो सबॉर्डिनेट है वो बना दिया गया था। तो जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस है जो 1773 से स्टार्ट हुआ था, 1833 के समय में वो अपने पीक के ऊपर पहुँचता है। और आपको फिर डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि 1858 के समय में, 1858 है आफ्टर द 1857 का रिवॉल्यूशन के बाद में काफ़ी सारा जो चेंजेज है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा किया गया था। तो आप देखिए कि 1858 के समय में जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और आपको 1935 का जो एक्ट है जिसमें स्पेशली जो 1937 का जो समय है जब हमारे यहाँ पे जो प्रोविंसेज हैं उसके अंदर में इलेक्शंस को कंडक्ट कराया गया, कांग्रेस का काफ़ी सारा जगह जो मिनिस्ट्रीज हैं वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। तो आप देखिए कि 1937 के समय में ये डिसेंट्रलाइजेशन है अपने पीक के ऊपर पहुँचेगा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1858 के समय में। यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, 1773 के समय में जब एक बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और अदर जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया। जैसे कि बॉम्बे का प्रेसिडेंसी है, मद्रास का प्रेसिडेंसी है उसको सबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल का जो प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में। फिर उसके बाद में आप देखिए कि 1833 के अंदर में वो हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर पहुंचेंगे जिसको कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो क्रिएट कर दिया गया।
तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनको कौन से एक्ट के अंदर में अलाउ किया गया था। तो आप देखिए कि 1813 का जो कानून है, 1813 का जो कानून है उसके थ्रू में यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज उनको अलाउ किया गया था एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पे जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ के पर्सपेक्टिव से। तो क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसी समय में उनको क्यों अलाउ किया गया इंडिया के अंदर में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो चल रहे थे उस समय में। 1809 के समय में जो राजा राम मोहन राय हैं उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी, गिफ्ट टू मोनोथीजम है, वो आपको देखने के लिए मिलती है। आप देखिए कि 1814 के समय में जो आत्मीय सभा है उनके द्वारा एग्जिस्ट किया गया। 1828 के समय में जो सती है उसके अगेंस्ट में वो मूवमेंट है वो चलाते हैं, ब्रह्म समाज आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप देखिए कि उस समय में एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के समय में उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड है वो देखने के लिए मिला कि यहाँ पे जो एजुकेटेड पर्सन्स है वो हो सकता है कि क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाए उनके द्वारा। बट उस समय में आपको कुछ रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट है वो भी देखने के लिए मिलते हैं जो आपको महर्षि दयानंद सरस्वती हैं उनका लीडरशिप के अंदर में। आप देखिए कि महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है कि बैक टू वेदास, आपको वेदों के लिए वापस से लौटना है। जो भी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है हमारे रिलीजन के अंदर में उसको एंड करने का कोशिश किया गया महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य समाज का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके थ्रू में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज को 1813 में अलाउ किया गया था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंट जो क्लास है वो यहाँ पे एक लिबरल रिलीजन है, जो क्रिश्चियनिटी एक लिबरल रिलीजन के परस्पेक्टिव से उसको देखा जाता है तो उसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं उसी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि एजुकेशन के डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे 1813 का जो कानून है उसके अंदर में डिस्कस किया गया था, वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं आया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1813 का ही जो कानून है उसके अंदर में जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो बेसिकली जो चाय और चाइना का एरिया है, जो टी का जो एरिया है, टी का जो एरिया है और चाइना का जो एरिया है, जो चाइना से जो ट्रेड हुआ करता था इलीगल, काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो देखने के लिए मिलता है चाइना के उस समय से। तो आप देखिए कि चाइना और चाय और चाइना का जो एरिया है उसके अलावा सभी जो एरियाज हैं उसको उसके अंदर में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली हुआ करता था उसको अबोलिश कर दिया गया। और कंप्लीट मोनोपोली को कब अबोलिश किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, आप देखिए कि 1833 का जो कानून है उसके थ्रू में कंपनी का जो कंप्लीट मोनोपोली है। मोनोपोली क्या था कि जो इंडिया एज ए कॉलोनी हुआ करता था तो इंडिया से जितना भी जो ट्रेड है वो कैरी आउट किया जाता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैरी आउट किया जाता था। आप देखिए कि वहाँ पे जो नेपोलियन है उनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा उसी समय में, उस 1800 के आसपास में। तो वहाँ के जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के जो ब्रिटिश के जितने भी लोकल ट्रेडर्स हैं उनके द्वारा भी डिमांड किया गया कि वो भी इंडिया के लिए जाएंगे, उनके द्वारा भी जो ट्रेड है वो कैरी आउट किया जाएगा वहाँ से। तो आप देखिए कि उसी को देखते हुए कि जो कंपनी का 1833 के अंदर जो मोनोपोली है उसको अबोलिश किया गया था। तो ये हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्रिमिनल लॉज के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि हमारे कॉलोनियल एरा के जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के थ्रू में। आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था स्टूडेंट्स, 1860 के समय में आईपीसी एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। सीआरपीसी जो क्रिमिनल के रिगार्डिंग में है तो सीआरपीसी का आपको 1898 के समय देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में तो इंडियन एविडेंस एक्ट आप देखिए कि 1872 के समय में है। तो 1 जुलाई का जो दिन है उस दिन को इसको इन तीनों लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिनको अभी रिपील किया गया है। आप देखिए कि भारतीय जो न्याय संहिता है, भारतीय जो न्याय संहिता है उसका जो सेक्शन 106 है, सेक्शन 106 का जो क्लोज 2 है वो बेसिकली हिट एंड रन केस के रिगार्डिंग में है, जिसके अंदर में जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है उनके द्वारा स्ट्राइक किया गया था। तो इस सेक्शन को अभी होल्ड किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कि इस सेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर में बेसिकली हिट एंड रन केस के रिगार्डिंग में कुछ फाइन्स है उसको इम्पोज किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके द्वारा जो स्ट्राइक है उसको किया गया था क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल हमारे जो फिशरमैन्स हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को यहाँ पे लिखा गया है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर में हमारे जो राइट्स हैं उनको आपको इंश्योर करना है, हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है स्टूडेंट्स अबू धाबी के अंदर में। तो आप देखिए कि हर 2 ईयर के अंदर में आपको डब्ल्यूटीओ का जो मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस है वो देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे काफ़ी कुछ जो एरियाज हैं
उसके बारे में जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जाता है। लास्ट टाइम 2022 के समय जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे इलीगल अनरेगुलेटेड जो फिशिंग का जो एक्टिविटीज़ हैं उसके पर्सपेक्टिव से जो कानून है उसके पर्सपेक्टिव से एक प्रपोजल है उसको रखा गया था, जिसको कि इंडिया के द्वारा अपोज किया गया था। कोऑपरेटिव सेक्टर्स का जो रोल है फार्मर्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में उसको पीएम सर के द्वारा प्रेज किया गया है अपने एक डिस्कशन के दौरान में। तो आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको सजेस्ट किया गया था कि उसको सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चैलेंज किया गया था 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को हाफली वे में तो रिजेक्ट कर दिया था, कुछ एरियाज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट या कंटिन्यूस रखने के बारे में डिस्कस किया गया था। ये देखिए कि 2021 के समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट है 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में दिया गया, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जो कोऑपरेटिव्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 19 के बारे में देखिए, आर्टिकल 19 के अंदर में जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस के बारे में डिस्कस किया गया है, फ्रीडम ऑफ बिजनेस के बारे में बात की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मेन आर्टिकल है। तो आप देखिए आर्टिकल 19 के अंदर ही राइट टू कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेटिव जो वर्ड है उसको भी मेंशन किया गया है, तो इसको रीड जरूर से करना स्टूडेंट्स, कोऑपरेटिव्स कहाँ कहाँ पे मेंशन है। आर्टिकल आपको 43B है वो आपको देखने के लिए मिलता है, 43B है वहाँ पे भी कोऑपरेटिव वर्ड है उसका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप इसके अलावा देखिए कि आर्टिकल 243 ZS से लेकर ZT है, आर्टिकल 243 ZH से लेकर ZT का जो एरिया है उसके अंदर में यहाँ पे जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है। तो कोऑपरेटिव्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको अलग अलग पार्ट्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है, फंडामेंटल राइट के अंदर भी है, DPSP के अंदर भी है, और आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो अदर पार्ट है उसके अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो ये जो आर्टिकल 243 ZS से लेकर ZT है ये कौन से पार्ट के अंदर है, या पार्ट 9 के अंदर है या पार्ट 10 के अंदर में है, इसके बारे में रीड करना। आप देखिए यूपीएससी के द्वारा 2018 के समय से पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी बट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको पॉलिटी जो सेक्शन को प्रिपेयर करना है तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको काफ़ी ज़्यादा रीड किया जाता है एस्पिरेंट्स के द्वारा जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो उसका जो चैप्टर 3 है उसके चैप्टर 3 को काफ़ी अच्छे से याद कीजिए स्टूडेंट। चैप्टर 3 के अंदर जो टेबल्स दी गई हैं उनको काफ़ी डिटेल से याद कीजिए, वहाँ से एक या दो क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे जब भी बात किया जाए शेड्यूल 8 के बारे में पूछा तो आप बता दीजिए कौन कौन सा लैंग्वेज है जिनको बाद में ऐड किया गया, ओरिजिनल 14 हुआ करती थी। इनिशियल समय में आपको सिंधी देखने के लिए मिलती है, कोंकणी है, मैनपुरी है, नेपाली है, कोंकणी मणिपुरी और नेपाली है, फिर देखिए बोडो डोगरी मैथिली और संताली है। तो ऐसे आपको याद होना चाहिए जब भी आपसे कुछ पूछा जाए। ओरिजिनल 10 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, सिक्किम के पर्सपेक्टिव से है। बाद में कब ऐड किया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में, जो किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ के पर्सपेक्टिव से है। एंटी डिफेक्शन लॉ का जो कानून कौन सा है, जहीरुद्दीन जो केस है जिसके अंदर में बताया गया है कि स्पीकर एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से बैठता है या नहीं बैठता है, क्या उसका जुडिशियल चैलेंज किया जा सकता है। तो ऐसे जो बेसिक थिंग्स है ना उनको आपको पता होनी चाहिए पॉलिटी के बारे में जब भी रीड करते हैं। स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव्स के बारे में पीएम सर के द्वारा कहा गया, पीएम सर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया है प्राइमरी क्रेडिट जो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ है, नबार्ड का जो रोल है फार्मर्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग में, तो उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप देखिए कि हमने यहाँ सिक्किम के बारे में रीड किया, ये ओरिजिनल जो 10 शेड्यूल है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप रीड करना है स्टूडेंट। जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन शायद 4th चैप्टर है लक्ष्मीकांत का, जिसके अंदर मेंशन किया गया है कब कौन सा स्टेट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। स्पोर्ट्स के अंदर में जो अच्छा करेंगे आर्मी के जो पर्सन्स है, आर्म्ड फोर्सेज के पर्सन्स हैं, उनको यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो एशियन गेम्स के अंदर अच्छा करें या कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर में। तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के द्वारा, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेड ग्रुप्स के बारे में बताया गया, आप देखिए कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 1945 के समय में जब यूनाइटेड नेशन का एग्जिस्टेंस आया था, आप देखिए कि कौन सा दिन है, अब उसको यूनाइटेड नेशन डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। 24 अक्टूबर का दिन है जो आपको UN डे के रूप से देखने के लिए मिलता है। तो क्वेड ग्रुपिंग के बारे में बात किया गया है कि 1947 के समय में जब UN का एग्जिस्टेंस आया तो उस समय में जो पैसिफिक ओशियन का जो रीजन है
पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के रीजन को सेपरेट एंटिटी के रूप से ट्रीट किया जाता था। रायसीना डायलॉग के डिस्कशन के दौरान में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कहा गया है कि जो क्वेड जो ग्रुप है उसके द्वारा इंडो पैसिफिक रीजन है उसको यहाँ पे जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश किया गया है। आप देखिए कि इंडिया है, जापान है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 कंट्रीज के द्वारा जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो मालाबार एक्सरसाइज है उसको भी कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप देखिए कि क्वेड ग्रुपिंग है जो समय के साथ यहाँ पे ग्रुप है जो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा, इसके बारे में बताया गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। तो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर में जो लिंकेज है वो इस्टेब्लिश किया गया है क्वेड ग्रुप के द्वारा। इसके अलावा और भी आपको काफ़ी सारे जो वेस्ट एशिया का एक क्वेड है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिसको कि हम I2U2 की वजह से जानते हैं। इंडिया, इजराइल है, यूएस एंड यूएई का जो कंट्री है, ये 4 कंट्री आपको जिसको कि वेस्ट एशिया का क्वेड है उसके रूप से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स है जिसको कि G7 ग्रुप के जो कंट्रीज के द्वारा 1989 के समय इस्टेब्लिश किया गया था। और आप देखिए कि टेरर फाइनेंसिंग जो वर्ड है जो लेटर फेज के अंदर में इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा जो यहाँ पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके रिगार्डिंग में कुछ एग्रीमेंट्स हैं, उनके रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोसीजर है उसको बताया गया है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से उनके द्वारा जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में अवेयरनेस है उसको इंक्रीज करना है। साउथ कैरोलिना के पर्सपेक्टिव से रिपब्लिक पार्टी है यूएसए के अंदर में। और आप देखिए कि साउथ कैरोलिना की गवर्नर हुआ करती थी निक्की हेले जो कि इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करती हैं। रिपब्लिक पार्टी के ही पर्सन है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप है। तो उनके इलेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उनका जो प्राइमरी जो मीटिंग है वो होने वाला है साउथ कैरोलिना के अंदर में। तो हो सकता है कि साउथ कैरोलिना के अंदर में यहाँ पे ट्रंप के द्वारा निक्की हेले है उनको डिफीट कर दिया जाए और ट्रंप यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उसके रूप में हो सकता है यहाँ पे इमर्ज करें। चाइना के अंदर में फायर इंसिडेंट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। वियना के पर्सपेक्टिव से है स्टूडेंट्स, वुमेन्स का जो किलिंग्स है उनके रिगार्डिंग में एग्जाम के पर्पज से ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और आप देखिए कि यहाँ पे कीव का जो युद्ध है, रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है वो 3rd ईयर के लिए एंटर किया गया है। तो यहाँ पे कीव का जो वेस्टर्न लीडर्स है उनके साथ में अपना जो मीटिंग है वो होस्ट किया गया, उसी के बारे में कहा गया है। यहाँ पे जो रसिया के अंदर में जो अपोजिशन के जो लीडर हुआ करते थे जिनके द्वारा जो पुतिन का जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज किया गया था, करप्शन के जो इश्यूज हैं उनको बताया गया था। तो आप देखिए अलेक्सी नवेल्नी का जो बॉडी है उसको रिलीज कर दिया गया है। उनको बेसिकली उनका डेथ हुआ था जो कि आर्कटिक का जो प्रिजन का एरिया है वहाँ पे बेसिकली उनको प्रिजन के अंदर रखा गया था, वहीं पे उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिला। आर्कटिक काउंसिल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1996 के समय में ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू में एग्जिस्टेंस के अंदर में आया है। आप देखिए कि फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है और स्विट्जरलैंड है, 5 कंट्रीज ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पे रसिया है, रसिया के अलावा चाइना है और यूएसए है। रसिया, चाइना और यूएसए ऐसे 8 कंट्रीज है जो कि यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल है उसके मेंबर्स हैं। आर्कटिक काउंसिल के अंदर में इंडिया का भी आपको जो प्रोजेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है आर्कटिक रीजन के अंदर में, जिसको कि हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री का नाम का जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया का आर्कटिक जो काउंसिल का एरिया है, आर्कटिक का जो रीजन है उसके अंदर में चलाया जाता है। हमारे जो प्री हिस्टोरिकल जो स्केलेटन्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो सर्वे है उसको कंडक्ट करवाया गया। तो आप देखिए कि प्री हिस्ट्री के जो स्केलेटन्स हैं उनके अंदर में काफ़ी सारा जो क्रोमोसोम्स का जो बेसिकली यहाँ पे डिसऑर्डर है वो भी ऑब्जर्व किया गया है। एडवर्ड सिंड्रोम है उसका भी यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो जो देखने के लिए मिलता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है प्री हिस्टोरिक स्केलेटन्स के अंदर में देखने के लिए मिला है। तो ये एग्जाम के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसी न्यूज़ आपको हर दिन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है उनका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था, उसकी वजह से एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप हुआ था इंडिया के अंदर में। तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स का जो एक लिमिटेड वे में यूज किया जाए, जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं वहीं एंटीबायोटिक्स है उनका यूज किया जाए, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2011 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा उस समय में H1 रूल्स हैं वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आए थे।
H1 रूल क्या है? H1 रूल यही है कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है उसको हमें रिड्यूस करना है, जिससे कि यहाँ पे AMR का जो सिचुएशन है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो, कि आने वाले समय में जो यहाँ पे हमारा जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस प्रोसेस है या एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में जो बॉडी है उसके द्वारा ऐसे एंजाइम्स है उनको डेवलप कर लिया जाए, जिससे कि एंटीबायोटिक्स का जो यूज़ है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर ना आए, उनका कोई इफेक्ट है वो देखने के लिए ना मिले। तो आप देखिए कि 2011 के समय में H1 नाम का जो यहाँ पे प्रोसेस है वो एग्जिस्टेंस के अंदर में आया। उसके बाद में आपको जो चेन्नई डिक्लेरेशन है, इंडियन जो मेडिकल अथॉरिटीज़ का जो चेन्नई डिक्लेरेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि चेन्नई डिक्लेरेशन के थ्रू में, चेन्नई का जो डिक्लेरेशन है उसके थ्रू में यहाँ पे कहा गया कि बेसिकली यहाँ पे हमको जो इंडियन जो मेडिकल स्टाफ्स है उनके द्वारा जो एंटीबायोटिक्स का जो रूल है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लाना है। थर्ड लाइन रूल आपको देखने के लिए मिलता है। ओवर द काउंटर का एक कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया। ओवर द काउंटर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लाया गया है। अब यहाँ पे केरल के द्वारा जो H1 रूल्स है उनको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया कि केरल गवर्नमेंट के द्वारा एक अमृत नाम का जो इनिशिएटिव है उसको चलाया गया है। आप देखिए कि लिटरेसी रेट केरल के अंदर हायर आपको देखने के लिए मिलता है। पीपल टू डॉक्टर का जो रेशियो है, पीपल और डॉक्टर का जो रेशियो है वो भी आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलेगा। इवन द रूरल एरियाज के अंदर में काफ़ी सही रेशियो है। तो इसकी वजह से यहाँ पे केरल के अंदर में अमृत इनिशिएटिव के थ्रू में जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको करब करने का, उसको रिड्यूस करने का जो कोशिश है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हेमोफीलिया के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि यहाँ पे एक नैनो पार्टिकल है उसको डेवलप किया गया है और बेसिकली जो डॉग्स हैं उसके अंदर में उसका जो प्रैक्टिस है, उसका जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है उसको कैरी आउट किया गया। हेमोफीलिया का सिचुएशन क्या है कि ब्लड के अंदर में कोई भी इंजरी होने के समय में ब्लड का जो फ्लो है वो यहाँ पे ना रुके, कोई क्लोट है वो डेवलप ना हो ब्लड के अंदर में। तो आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में नैनो पार्टिकल है उसको डेवलप किया गया है, जिससे कि ब्लड के अंदर में जो क्लोटिंग है उसको कर दिया जाए, जिससे कि उसका जो फ्लो है वो रुक सके। उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टीबी जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके बारे में है, आप देखिए कि निक्षय प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलता है टीबी के पर्सपेक्टिव से। तो निक्षय प्रोग्राम के अंदर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 500 रुपये हैं वो यहाँ पे डीबीटी के थ्रू सेंड किए जाते हैं न्यूट्रिशनल सपोर्ट के रिगार्डिंग में। तो ये जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट है जो अर्लियर फेज के अंदर में 66% आपको देखने के लिए मिलता था। टोटल जो पेशेंट्स हैं यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड, आप देखिए कि वो नंबर्स है वो इंक्रीज हुआ है, 76 है। तो इसका मेन रीजन क्या माना गया है, नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए डीबीटी के थ्रू में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल जो सप्लाई है उसको ये इंक्रीज करेगा, जिससे कि टीबी है जो ट्यूबरकुलोसिस है उसको यहाँ पे कंट्रोल है, उसको यहाँ पे जो रेगुलेट है वो किया जा सकता है किसी भी एक पेशेंट के द्वारा, जिससे कि न्यूट्रिशनल जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, तो आप देखिए कि हमारा जो गोदावरन केस है, टीएन गोदावरन केस है, उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया। अभी ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में क्यों है, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन हमने टीएन गोदावरन केस के अंदर बताया था, टीएन गोदावरन केस के अंदर में जो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है ग्रीन इंडिया के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि टीएन गोदावरमन जो केस है उसी को यहाँ पे अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक जानकारी होनी चाहिए, आप देखिए कि 1951 से लेकर और 1975 का जो हमारा समय है, उस समय में आपको काफ़ी सारा जो 4 मिलियन हेक्टेयर के आसपास जो फॉरेस्ट लैंड है, हमारा जो फॉरेस्ट का जो एरिया हुआ करता था उसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया था, उस समय में अलग अलग एरियाज़ के अंदर में। तो आप देखिए उसके बाद में भी यहाँ पे हमारा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो इस्टेब्लिशमेंट में आता है 1980 के समय में। 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके थ्रू क्या किया गया स्टूडेंट्स, उसके थ्रू यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको रोका गया। उसके बाद में भी आप देखिए कि काफ़ी सारे ऐसे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं जहाँ पे स्पेशली जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे जो टिम्बर है उसको बेसिकली फॉरेस्ट एरिया से सेल किया जाता था। तो उसी के रिगार्डिंग में 1996 के अंदर में टीएन गोदावरन नाम के जो पर्सन है उनके द्वारा चैलेंज किया गया, तो उसको यहाँ पे फर्स्ट इंडिया का जो ग्रीन इंडिया के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट केस के रूप से अपहोल्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो ग्रीन मैन ऑफ इंडिया है टीएन गोदावरन केस है,
तो उसके थ्रू यहाँ पे टिम्बर है या फॉरेस्ट एरिया है उसका डाइवर्सिफिकेशन के बारे में स्टॉपेज है वो लगाया गया है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा 2023 के समय में जो अमेंडमेंट कानून है वो लाया गया, जिसके अंदर में जो डीम्ड फॉरेस्ट का जो एरिया हुआ करता था, काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर जो डीम्ड फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन है, उन एरियाज़ को बेसिकली आप देखिए कि जो फॉरेस्ट का जो बेसिकली ट्रैवल है, टूरिज्म है, उसके पर्सपेक्टिव से जो सफारीज है उसके रिगार्डिंग में डाइवर्सिफाई करने के बारे में डिस्कस किया गया था। ऑलरेडी आपको जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 के समय का ट्राइबल कम्युनिटीज़ का फॉरेस्ट के अंदर में जो को एग्जिस्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन है वो किया गया था, तो उसको बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो TN गोदावरन केस है उसी को बताया गया है कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको हमें कंजर्व करना है। आपको यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का अलग अलग स्टेट के अंदर में डिफरेंट डेफिनेशन है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि कहीं पे एरिया को बताया गया है, कहीं कैनोपी के बेसिस पे आपको जो फॉरेस्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो आपको इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। टोटल फॉरेस्ट का जो कवर है, फॉरेस्ट कवर कितना है, फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है और टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अगर आपको नहीं पता है तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है उसको आप रीड कीजिए। 2 ईयर्स के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है जो फॉरेस्ट एरिया के पर्सपेक्टिव से आपको देखने के लिए मिलती है। रशिया यूक्रेन वॉर 3rd ईयर के लिए एंटर किया है, तो ये बेसिकली क्या लेसन बताता है कि वेस्टर्न पावर कंट्रीज का भी एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स। रशिया को आप आइसोलेट करोगे तो रशिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन होंगे। वेस्टर्न पावर का लिमिटेशन क्या है कि आप देखिए कि यूक्रेन के ऊपर वहाँ पे जो अटैक है वो किया गया है रशिया के द्वारा, फिर भी उसके बाद में 3 ईयर्स का जो समय है वो होने के लिए आया है। 2 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं स्टूडेंट्स, बट अभी भी रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट है वो रिजोल्व नहीं हो सका है। ग्लोबल साउथ का जो स्टैंड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है कि इजराइल के द्वारा जो गाजा स्ट्रिप के अंदर अटैक किया गया है सिविलियन कम्युनिटीज़ के ऊपर में, तो यहाँ पे ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड है। आप देखिए कि साउथ अफ्रीका के द्वारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, इंटरनेशनल कोर्ट ICJ के अंदर में इसको बेसिकली चैलेंज किया गया था कि यहाँ पे जो जीनोसाइड का जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया है इजराइल के द्वारा। तो आप देखिए कि इसके अंदर में जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके स्टैंड के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बेसिकली ब्राज़ील के पर्सपेक्टिव से भी कहा गया कि ब्राज़ील के द्वारा यहाँ पे जो अगेंस्ट द जियोनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके अगेंस्ट में उनके द्वारा बेसिकली काफ़ी सारे जो स्टैंड्स हैं वो आपको अर्लियर फेज के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी में ग्लोबल साउथ का जो स्टैंड है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स, इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पे इजराइल का जो वॉर है उसके पर्सपेक्टिव से, तो ये आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी बार इंडिया ने कंडेम किया है, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होना चाहिए। बट आप देखिए कि UN का अंडर में जो वोटिंग है उसके समय में इंडिया का जो एब्सेंट प्रोसेस है वो भी आपको देखने के लिए मिला है। तो इंडिया का जो स्टैंड है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इंडिया के द्वारा यहाँ पे आप देखिए कि रिसेंटली कुछ दिनों पहले 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है, जो UK के द्वारा भी प्रपोज किया गया था, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, मेदाराम जात्रा के बारे में है। मेदाराम बेसिकली एक विलेज है जो कि आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, हमारा जो बेसिकली तेलंगाना का जो स्टेट है उसके अंदर में आपको जो मेदाराम नाम का जो विलेज है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि मेदाराम के अंदर में जो ट्राइबल्स का जो कोया ट्राइब है उसके द्वारा एक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको कि मेदाराम जात्रा के रूप से जानते हैं। ये 12th सेंचुरी के समय से, 12th सेंचुरी के समय में आपको जो समक्का और सल्लम्मा नाम की जो गोडेस हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि ट्राइबल पर्सन है वो विलेज के लिए, वो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया के लिए जाते हैं। फॉरेस्ट एरिया के अंदर उनको एक जो गर्ल चाइल्ड है वो वहाँ पे मिलती है। गर्ल चाइल्ड को वो अपने घर के ऊपर लेके आते हैं, उनको अपना डॉटर की तरह उनका जो बेसिकली जो पालन पोषण है वो उनके द्वारा किया गया। बाद में जो मेदाराम नाम का जो विलेज है उसके लिए वो वहाँ पे उनका जो शादी है वो कर दिया जाता है एक ट्राइबल लीडर के साथ में। आप देखिए कि उस मेदाराम विलेज के अंदर में ड्रोट का जो सिचुएशन है वो क्रिएट होता है, और जो काकतीय डायनेस्टी है, जो काकतीय डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं उनके अंडर में वो हुआ करता था वो ट्राइबल जो विलेज है जो मेदाराम है। काकतीय डायनेस्टी के द्वारा ड्रोट का जो सिचुएशन है उस समय भी जो रिवेन्यू है उसका डिमांड किया गया कि आपके द्वारा रिवेन्यू है वो सबमिट किया जाए काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। तो आप देखिए उस समय जो मेदाराम के जो ट्राइबल पर्सन है उनके द्वारा रिजेक्ट किया गया था।
वो जो डॉटर है जिनको कि हम समक्का का नाम दिया गया है, जो ट्राइबल पर्सन को फॉरेस्ट एरिया के विजिट के दौरान में मिले थे, तो आप देखिए कि जो समक्का है, समक्का के जो हस्बैंड है वो भी उस वॉरफेयर के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर में उनका जो डेथ है वो देखने के लिए मिलता है। उनके जो चिल्ड्रंस है उनका भी डेथ आपको देखने के लिए मिलेगा। उस वॉर का जो लेटर फॉर्म है उसके अंदर में वहाँ पे जो समक्का नाम का जो पर्सन है जो चली जाती हैं हिल लोग के लिए, और उनको गोडेस का जो स्टेटस है वो दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। समक्का है उनकी जो डॉटर है सरलम्मा है, समक्का सरलम्मा को एज ए ट्राइबल गोडेस के रूप से वर्शिप किया जाता है कोया ट्राइब के द्वारा। तो आप देखिए कि ट्राइबल कम्युनिटी का एक हाईएस्ट फेस्टिवल है वो आपको देखने के लिए मिलता है, हाईएस्ट फेयर है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैगरी है वो यहाँ पे वर्शिप की जाती है, जो गोडेस है मदर गोडेस है समक्का एंड सरलम्मा उनको। तो उसी के बारे में बताया गया है कि कैसे यहाँ पे रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट है, कैसे ड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।